हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट MTP1 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। जो भी टॉपिक्स MTP1 में पूछे गए थे वो अपन ने अच्छे से याद भी किए थे और समझे भी थे। इस वीडियो के अंदर अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मॉक टेस्ट पेपर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस जो भी क्वेश्चंस अपन इसमें पूछे गए अपन से उसको अच्छे से समझेंगे भी उन टॉपिक्स को और अच्छे से याद करने की भी कोशिश करेंगे। चलिए तो अपन शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। जैसा कि मैंने आपको हर एग्ज़ाम का पैटर्न आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ICI आपसे पहले एक केस सिनेरियो के बेसिस पे 5 MCQ क्वेश्चन पूछता है, जिसकी हर एक की वेटेज 2 नंबर की होती है। फिर आपसे 3 इंडिविजुअल MCQs पूछता है, जिसकी वेटेज 5 नंबर की होती है। शुरू के 2 MCQs की 2-2 नंबर की और लास्ट MCQ की 1 नंबर की। तो 15 नंबर के आपसे MCQs पूछते हैं। फिर 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, जिसमें आपको 35 नंबर का करना होता है। ठीक है, एक आपकी जो क्वेश्चन की होती है वो चॉइस होती है। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है और फिर क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 4 के अंदर आप एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। प्लस क्वेश्चन 4 का जो बी पार्ट होता है उसमें एक इंटरनल चॉइस होती है। तो आपका 15 नंबर का एक तरह से ऑप्शनल होता है कि आप वो चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, और बाकी आपको 35 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। टोटल 50 नंबर का पेपर होता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो चलिए अपन केस सिनेरियो पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ताकि जब हम केस सिनेरियो पढ़ें तो हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में उनके आंसर्स अपन वहीं पे मार्क कर सकें। चलिए तो बेस्ड ऑन द अबव केस स्टडी आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है सर, करते हैं। कैफे डिलाइट effectively leveraged social media and adapted its pricing strategy as it stepped into which phase of business cycle। तो हमें बताना है कि कैफे डिलाइट ने अपनी सोशल मीडिया और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कब चेंज किया, कौन से स्टेज पे चेंज किया। What stakeholder group did Cafe Delight engage through targeted marketing campaigns, community involvement initiatives? ओके ठीक है भाई, कौन से स्टेक होल्डर ग्रुप्स को उसने टारगेट किया है थ्रू मार्केटिंग कैंपेन्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इनिशिएटिव्स। What best describes Cafe Delight's initial expansion strategy when it expanded from 1 cafe to 3? तो भाई कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी उसकी रही है जिससे वो 1 से 3 अपने कैफेज कर पाई है। Then at which stage of strategic management does Cafe Delight transition from a pocket friendly pricing model to a skimming strategy fit? तो वो कह रहा है कि जो कैफे डिलाइट ने अपना एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग मॉडल से स्किमिंग स्ट्रैटेजी की तरफ वो गई है, वो कौन से लेवल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का डिसीजन है। देन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी डिड कैफे डिलाइट यूज टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इन द इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो वो कह रहे हैं कौन से टाइप की आपने ये जो आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था कि कौन से टाइप की उसने स्ट्रैटेजी जो है अपनाई है अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग करने के लिए। तो अब पढ़ते हैं अपन एक बार केस स्टडी। तो आपको मोटा मोटा दिमाग में आ गया कि आप कौन सी उसकी डिफरेंशिएशन, कौन सी स्ट्रैटेजी है उसकी जिससे उसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया कॉम्पिटिटर से, कौन सी उसने जो स्ट्रैटेजी है अपने स्टेक होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करी है, कौन सी स्टेज पे उसने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें आपने को दिमाग में रखनी है। चलिए अब पढ़ते हैं। कैफे डिलाइट, अ थ्राइविंग रेस्टोरेंट चेन नोन फॉर इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन culinary experiences, embarked on a remarkable journey from its humble beginnings as a small cafe in Australia to becoming a renowned player in the Indian restaurant industry। तो भाई सबसे पहले तो अपने को यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि आपका ये जो कैफ़े था वो एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू हुआ था और अब जो है वो इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही रिनॉन्ड कैफ़े बन चुका है। This case study digs into the strategic decisions and market dynamics that fueled Cafe Delight's growth, highlighting its transition from a single cafe in Powai, Mumbai to a flourishing chain with a presence in 5 cities and over 25 stores। तो भाई पहले सबसे पहला कैफ़े इसका मुंबई में था, अब इसका दुनिया भर में कैफ़ेज हो चुके हैं। 5 सिटीज़ के अंदर इसके कैफ़े हैं और टोटल 25 स्टोर्स हैं। It explores how Cafe Delight effectively leveraged social media and adapted its pricing strategy to compete with global brands while maintaining a healthy profit margin। ठीक है। In 2005, Cafe Delight was founded in Melbourne, Australia by a passionate entrepreneur with a vision to bring the flavors of Australia and India together। ठीक है भाई। The first cafe established in Powai, Mumbai received accolades for its unique menu,
ब्लेंडिंग ऑस्ट्रेलियन कॉफ़ी कल्चर विद इंडियन क्यूलिनरी ट्रेडिशंस। तो भाई सबसे पहले तो ये कह रहा है कि कैफे डिलाइट ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था और उसकी खास बात ये है कि उसने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो कल्चर है उसको मिक्स करके डिशेस अपनी बनाई है। ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर कैफे डिलाइट एक्सपैंडेड टू 3 स्टोर्स इन मुंबई। तो शुरू के 5 साल में सिर्फ और सिर्फ उसके 3 स्टोर्स थे, ठीक है ना, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मुंबई में। ड्रिवन बाय एक्सेप्शनल माउथ पब्लिसिटी, कस्टमर लॉयल्टी एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी। तो ये 1 से 3 स्टोर के अंदर किन चीज़ों का हाथ है? पहला एक्सेप्शनल माउथ पब्लिसिटी, ठीक है ना, सबसे पहले अपना है ये एक्सेप्शनल माउथ पब्लिसिटी, देन कस्टमर लॉयल्टी एंड देन कंसिस्टेंट क्वालिटी। As the social media evolved, Cafe Delight recognized the power of online platforms। तो अब उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की पावर को यूज़ करना शुरू किया। By effectively utilizing social media and online marketing, Cafe Delight expanded its presence to 5 cities। अब जाके उसने अपनी जो एक्सपेंशन है वो 5 शहरों में करी है आफ्टर यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया, ठीक है, एंड पावर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड established over 25 stores। Customer engagement through social media platforms enabled the brand to create a strong and vibrant community। उससे सोशल मीडिया से क्या हुआ, उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट कम्युनिटी बन गई, ड्राइविंग ऑर्गेनिक ग्रोथ। चलो जी। Cafe Delight customer centric approach involved in continuously evolving its menu to cater to the changing taste and dietary preferences of its patrons। तो वो कह रहा है भाई वो बार बार अपने जो मेन्यू के अंदर है कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है ताकि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उसके जो कस्टमर्स हैं उनको भी वो मेन्यू के अंदर कुछ चीज़ें उनके लिए मिल सकें। By understanding the evolving needs of its customers, Cafe Delight could offer personalized menu items, seasonal specials, and dietary alternatives। This approach created a sense of loyalty and engagement among customers, strengthening the brand's appeal। Not just customers, but high-power, low-interest stakeholders, including regulatory authorities, were addressed with careful compliance and adherence। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हाई पावर विद लो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स कौन होते थे? जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन जो इंटरेस्ट होता था वो कम होता था। तो ये होता था आपका गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिनको हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे। इसमें हमने पढ़ा था मैंडेलॉस मैट्रिक्स के अंदर। देन लो पावर हाई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना, जिनकी पावर कम है बट इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लाइक पोटेंशियल कस्टमर्स एंड लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है ना। इन बेचारों के पास पावर तो कुछ ज़्यादा नहीं है बट इनका इंटरेस्ट बहुत रहता है आपकी कंपनी के अंदर। वर एंगेज थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। चलिए, The meticulous stakeholder analysis allowed Cafe Delight to build and maintain strong relationships with each group, effectively managing their influence and impact on the brand। With its expanding presence and increasing popularity, Cafe Delight underwent a shift in its pricing strategy। अब भाई उसका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, ठीक है ना, उसकी काफ़ी जगहों पे उसकी ब्रांचेज हो गई है। तो अब उसने क्या किया, अब उसने सोचा मैं अपनी थोड़ी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करता हूँ। तो चेंज करने में क्या किया उसने, पहले वो क्या था, एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग मॉडल थी, ठीक है ना, उसका पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग मॉडल से अब उसने स्किमिंग स्ट्रैटेजी कर दी। स्किमिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्कीमिंग स्ट्रैटेजी होता है जिसके अंदर वो अपने रेट थोड़े से मार्केट के रेट से बढ़ा देता है ताकि वो एक प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब उसके दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स आने लग गए थे। तो हो सकता है उसकी वेटिंग चलती हो सकता है उसके जो रेस्टोरेंट है वो हमेशा बुकड रहता हो। तो इस वजह से उसने सोचा कि अब मैं क्यों ना प्राइस बढ़ा दूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कस्टमर्स तो हैं ही जिनको मैं कैटर नहीं कर पा रही। तो जो बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस बायर्स होंगे वो हट जाएंगे और जो सिर्फ मेरा कुजीन पसंद करते हैं इसलिए आते हैं, उनको ज़्यादा बहुत पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे कस्टमर्स बने रहेंगे। Cafe Delight faced stiff competition from global brands entering the Indian market but maintained a profit margin of approximately 30% through menu engineering and targeted pricing। ठीक है जी, उसने अपना प्रॉफिट बनाए रखा। In one of its kind, using strategic tools enabled Cafe Delight to identify and act on opportunities while mitigating threats, contributing to its long-term success in the highly competitive restaurant industry। तो अब करते हैं एक एक करके इसके क्वेश्चंस। Cafe Delight effectively leveraged social media and adapted its pricing strategy as it stepped into which phase of business operation। तो भाई देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज तो उसका तब था जब उसने 1 से 3 कैफ़े करे। अब जब वो 3 कैफ़े कर चुकी है उसके बाद उसने सोशल मीडिया का यूज़ करना शुरू किया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, ये देखो।
As the social media landscape evolved, Cafe Delight recognized the power of online platform. जब उसने 25 स्टोर्स करे, यहाँ पे उसने 3 स्टोर्स पहले से ही कर दिए थे. कहाँ लिखा हुआ है, ओवर द कोर्स ऑफ 5 years इट एक्सपेंडेड टू 3 स्टोर्स. तो इंट्रोडक्शन स्टेज तो उसका खत्म हो गया था, ये अब उसका ग्रोथ स्टेज था. तो उसने यहाँ पे ग्रोथ स्टेज में ऑनलाइन की पावर को यूज़ किया. सेकेंड, what stakeholder group did Cafe Delight engage through targeted marketing campaigns and community involvement initiatives? तो भाई मार्केटिंग कैंपेन्स और जो उसने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इनिशिएटिव्स करे थे वो किसके लिए करे थे, अभी हमने पढ़ा था. इसका तो डायरेक्ट आंसर है, ये देखो हमने पढ़ा था, नॉट जस्ट कस्टमर्स बट हाई पावर नहीं, लो पावर हाई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स लाइक पोटेंशियल कस्टमर्स एंड लोकल कम्युनिटीज़. तो क्या है, लो पावर हाई इंटरेस्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, लो पावर एंड हाई इंटरेस्ट. देन what best describes Cafe Delight's initial expansion strategy when it expanded from 1 cafe to 3? तो भाई उसने 1 से 3 कैफ़े कैसे किए थे, किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके उसने एक्सपैंड किया था 1 से 3 कैफ़े. तो क्या था उसका, लेवरेजिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. At which level of strategic management does Cafe Delight's transition from a pocket-friendly pricing model to a skimming strategy fit? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको प्लीज़ स्टार मार्क कर लेना. जो भी क्वेश्चंस मेरे को लगता है आप जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो वो मैं स्टार मार्क करवा देता हूँ. आप भी साथ साथ स्टार मार्क करते रहना ताकि एग्जाम से पहले आप एटलीस्ट ये वाले पार्ट्स जरूर पढ़ के जाएँ. तो देखो ये कह रहा है किस लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने कैफे डिलाइट ने सोचा कि अब हम पॉकेट फ्रेंडली से एक स्किमिंग स्ट्रैटेजी पे जाते हैं. एक स्किमिंग स्ट्रैटेजी के लिए उसने कॉस्टिंग जो चेंज करी थी अपने प्रोडक्ट्स की, वो किस लेवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये डिसीजन हो सकता है. तो देखो जो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ, देखो पहली बात तो फंक्शन लेवल तो सोच ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो उसको तो हटा ही दो. या तो ये कॉर्पोरेट लेवल सोच सकता है या ये बिजनेस लेवल सोच सकता है. कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होनी चाहिए आपको. अब कॉर्पोरेट या बिजनेस में से अगर अपने को डिसाइड करना है तो आपके स्टडी मैट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर कोई भी हमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ भी अगर हमें चेंज करना है तो उसके अंदर जो डिसीजन लेगा वो आपका बिजनेस लेवल मैनेजर लेगा. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रॉड स्ट्रैटेजीज बनाएगा कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए इस डिपार्टमेंट से, इस प्रोडक्ट से हमें इतना रेवेन्यू प्लस इतना ग्रॉस मार्जिन हमारे पास आना चाहिए और इतना प्रॉफिट होना चाहिए. उसको मतलब नहीं है कि आप कितना भी प्राइस रखो. जो उस स्पेसिफिक ब्रांड का, उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का हेड होगा यानी कि बिजनेस लेवल मैनेजर होगा, वो डिसीजन लेगा कि मैं ये वाले गोल कैसे अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, सारी मार्केट स्टडी वगैरह करके. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. लास्ट है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी डिड कैफे डिलाइट यूज टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इन द इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री. तो भाई अपने आप को अलग करने के लिए उसने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, तो इसने अपनाई थी फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्यों है सर, क्योंकि देखो कॉस्ट लीडरशिप तो हो नहीं सकती, बहुत ज़्यादा सस्ता तो वो माल कभी भी बेच ही नहीं रहा था, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के सबसे सस्ता माल बेच रहा था. सेकंड, कॉस्ट फोकस भी नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट की बात हुई नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी. हाइब्रिड स्ट्रैटेजी कुछ होता नहीं है, तो आपका होगा फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. ठीक है, चलिए. कंपल्सरी एप्लीकेशन बेस्ड इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज. तो अब सारे 3 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज के ऊपर अपन क्वेश्चन पूछेंगे. शमिता ज्वाइन ग्लोबल आईएक्स कंसल्टिंग फर्म एज एन एनालिस्ट इन फाइनेंशियल फ्रॉड मिटिगेशन. वाह भाई वाह, शमिता ने ग्लोबल आईएक्स कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करी है एज एन एनालिस्ट इन फाइनेंशियल फ्रॉड मिटिगेशन. इन हर वेरी फर्स्ट असाइनमेंट शी फेस्ड एन इंटीग्रिटी डिलेमा विद वेयर हर सबऑर्डिनेट्स हैड मिस्ड कॉलिंग आउट ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क विच कुड इम्पैक्ट द ओवरऑल फ्रॉड रेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वाह भाई, तो इसने अपने पहली असाइनमेंट के अंदर देखा कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने कुछ मिस कर दिया है पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फ्रॉड रेटिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो सकती है. तो उसने पहले ही अपने पहली असाइनमेंट में बड़े ही अच्छे से काम किया और उसने पता लगाया कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने कुछ मिस किया है. शी क्विकली रीच आउट टू हर सीनियर्स. ठीक है ना, ऐसे होते हैं ना एम्प्लॉइज जो सबसे पहले कुछ भी गलतियाँ होती है अपने सीनियर के पास जाते हैं, तो शमिता वैसी ही थी. हु अप्रिशिएटेड हर डिलिजेंस एंड इमीडिएटली रिपोर्टेड द सेम टू सीनियर मैनेजमेंट. तो उन्होंने भी क्या किया कि जैसे ही उसको मिला उन्होंने भी अपनी उसको पहले शाबाशी दी, बहुत बढ़िया, और उन्होंने भी अपने सीनियर मैनेजमेंट को वो कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया. In this scenario, which element soft or hard is acting in favor of global IX? तो पहले तो ये क्वेश्चन है आपका मैकेंजी 7S मॉडल का, जिसमें सॉफ्ट और हार्ड एलिमेंट आपसे पूछे जाते हैं. तो देखो भाई
आप इसके अंदर देख रहे हो कि पहले एक बंदी अपने सीनियर को बोलती है, फिर वो सीनियर अपने सीनियर को बोलता है। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, कौन सा एलिमेंट डिपिक्ट कर रहा है? तो ये आपका सॉफ्ट एलिमेंट डिपिक्ट कर रहा है, जिसमें शेयर्ड वैल्यूज, उनकी वैल्यू ही ऐसी है कि वो जो भी चीज़ें मिलती हैं वो अपने सीनियर्स को बता देते हैं। इसका होगा शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, ये तो आपका हो गया हार्ड एलिमेंट, ठीक है ना। ये तो है ही नहीं, इसके अंदर कुछ मैनेजमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, और स्टाफ का भी इसके अंदर ये रोल नहीं है कि स्टाफ ने कुछ किया। इसमें यह है कि आपकी जो वैल्यू सिस्टम था वो इतना अच्छा था कि आपने एक चीज़ को ध्यान से देखा और फिर उसके बाद उसको अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया। ये हो गया आपका शेयर्ड वैल्यू। स्टाफ अगर होता तो उसके अंदर पहले वो गलती नहीं करते पकड़ने की, ठीक है ना। वो मतलब पकड़ शुरू वाला जो सबऑर्डिनेट्स थे उसके, वही ये गलतियां पकड़ लेते हैं। चलिए, अब आ गया आपका चोकोपो एंड आइसक्रीम कंपनी रन बाय श्री श्याम कुमार सिंस 1985। बहुत ही बढ़िया। नाउ हैड इट्स मैनेजमेंट चेंज टू हिज 2 डॉटर्स। भाई पहले श्री श्याम कुमार जो हैं वो एक आइसक्रीम कंपनी चलाते थे चोकोपो के नाम से सिंस 1985। अब उनके धंधे में उनकी 2 बेटियां भी आ गई। Who came in and wanted to experiment with lot of flavors। तो हो सकता है भाई श्री श्याम कुमार जी जो हैं 2-3 फ्लेवर्स से ही अपना काम चला रहे हो, लेकिन जैसे उनकी बेटी आई उन्होंने बोला हम बहुत सारे फ्लेवर्स लाएंगे। दे इंट्रोड्यूस्ड 21 न्यू फ्लेवर्स इन अ स्पैन ऑफ 6 months। भाई 6 महीने के अंदर वो 21 फ्लेवर को उन्होंने लॉन्च कर दिया। वाइल नॉट लूजिंग आउट ऑफ 2 लेजेंडरी फ्लेवर्स, जो उनके पापा ने 2 लेजेंडरी फ्लेवर्स जो उन्होंने बनाए थे, एक था स्टिक कुल्फी एंड एक था मैंगो बार। आफ्टर ईयर 1 ऑफ ऑपरेशंस 9 आउट ऑफ 21 फ्लेवर्स हैड टू बी स्टॉप्ड। भाई एक साल उन्होंने 21 फ्लेवर्स को चलाया, उसमें से जो 9 फ्लेवर्स थे उन्होंने बोला कि भाई इसको बंद कर दो, ये अब नहीं चलने वाले। वाइल 10 फ्लेवर्स वर स्टिल केप्ट, तो 10 फ्लेवर्स उन्होंने अभी भी रखे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। एक्सटेंडिंग द एक्सपेरिमेंटेशन, कि भाई अभी इनको और देखते हैं, क्या पता ये चल जाए। The early sense from market was that they would have to be stopped too, but the sister decided to extend their timelines। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपसे कह रहे हैं कि जो अर्ली एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो उन्होंने 1 साल चलाया, ठीक है ना, उससे उनको समझ में आया कि भाई ये 10 फ्लेवर भी चलने वाले हैं नहीं, इसको भी बंद ही कर देना चाहिए। बट अभी भी सिस्टर्स का कुछ अपना मन का होगा कि भाई नहीं ये चल सकते हैं, उनको इंट्यूशन होगी, उनको मार्केट की कुछ नॉलेज होगी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी रखते हैं, अभी बंद नहीं कर रहे, चाहे भले ही ये हमें अभी लॉस दे रहे हो। तो व्हाट एज पर द BCG मैट्रिक्स वुड द 10 फ्लेवर्स फॉल इनटू। तो भाई ये जो 10 फ्लेवर्स हैं जो घाटा दे रहे हैं, जिनको बंद कर देना चाहिए बट अभी हम बंद नहीं कर रहे, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? तो ये कैटेगरी में आपकी आएंगे डॉग। क्यों डॉग की कैटेगरी में आएंगे? क्योंकि ये मुनाफा नहीं दे रहे, एज पर मार्केट स्टडी, एज पर एक्सपेरिमेंटेशन, इनको बंद कर देना चाहिए, इनको डाइवेस्ट कर देना चाहिए, बट अभी भी हम चला रहे हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, बट ये आपके डॉग की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन था। अब a company negotiating the best prices and quality from its suppliers to add to customers delight is an example of। तो भाई एक कंपनी बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर रही है कि भाई हमें सस्ता दो माल, हमें सस्ता दो अपने सप्लायर से, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो आपको याद होगा कि हमने 2 टाइप की कैटेगरी ऑफ वो पढ़े थे एक्टिविटीज़। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है ना, और एक होता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में एक आता था आपका प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता था प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट में क्या होता था कि हम नेगोशिएट करते हैं अपने सप्लायर से ताकि हमें माल सस्ता मिल सके। तो ये आपका क्या होगा? सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि सपोर्ट एक्टिविटीज़, ठीक है ना। आपका प्राइमरी में तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये सब आ जाता था। आपका सेकेंडरी के अंदर आता था प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें आ गया प्रोक्योरमेंट। चलिए ये हो गए आपके MCQs। अब अपन चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ABC रिटेल चेन रेगुलरली मॉनिटर्स कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी। तो भाई ABC रिटेल चेन बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मैं भी बंदी बोल रहा हूँ भाई, बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड सप्लाई चेन को अच्छे से मॉनिटर करती है। The retail chain tracks consumer trends to adjust its offerings, ensuring they meet customer needs। तो रिटेल चेन जो है वो ट्रैक करती है कंज्यूमर के ट्रेंड्स को भी और अपनी ऑफरिंग्स को एडजस्ट करती रहती है कि भाई वो अपने कस्टमर की जो नीड्स है उसको मीट कर सके साथ ही साथ। Simultaneously, it maintains a flexible supply chain to respond swiftly to demand fluctuations। वैसे उसने एक फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन मानी हुई है कि उसने 5-10 वेंडर्स को अपने साथ रखा हुआ है कि जैसे ही डिमांड ऊपर नीचे होगी तो मेरे पास मेरी ऐसी सप्लाई चेन है कि मैं चाहूँ तो ज़्यादा भी प्रोक्योर कर सकती हूँ और मैं चाहूँ तो मैं कम भी प्रोक्योर कर सकती हूँ।
दिस स्ट्रैटेजी इनेबल्स एबीसी रिटेल चेन टू एंटिसिपेट मार्केट शिफ्ट्स एंड अडेप्ट टू देम इफेक्टिवली। ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है एबीसी रिटेल चेन को कि वो मार्केट शिफ्ट को अडेप्ट कर सके और उनके हिसाब से काम भी ढंग से कर सके। ensuring its competitiveness and customer satisfaction, which type of strategy is the retail chain employing। तो भाई देखो कितनी बढ़िया तरीके से एबीसी कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस को मेंटेन कर रही है। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने मार्केट स्टडी करी, उसने मार्केट के ऊपर ये पता लगाया कि उसके कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, उस हिसाब से उसने उनकी नीड्स को कैटर किया। ये सब करने के बावजूद भी उसने एक फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन मेंटेन रखी ताकि कल को कुछ भी ऊपर नीचे होता है डिमांड के अंदर तो मेरा जो सप्लाई चेन है वो ठीक रहे। तो इसके अंदर वो क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है, वो प्रोएक्टिव भी स्ट्रैटेजी अपना रही है और वो रिएक्टिव भी स्ट्रैटेजी अपना रही है। ये हमने पिछले एमटीपी में भी पढ़ा था कि प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होती हैं। प्रोएक्टिव मतलब हमें पहले से ही हम फ्यूचर में जो होने वाला उसके लिए अपने आप को तैयार रखें, और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे ही कुछ हुआ हमने उस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बनाया कि हमने वो जो सर्कमस्टांसेस थे उससे अपने आप को अडेप्ट कर लिया और हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो क्या है इसके अंदर, द रिटेल चेन इज एम्प्लॉइंग अ स्ट्रैटेजी दैट कंबाइंस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। भाई ये हमने प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव वाला क्वेश्चन मैंने आपको जब एग्जाम बूस्टर बैच में पढ़ाया था तो ये बोला था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। फिर जब हमने एमटीपी 1 में पढ़ा तब भी वहाँ पे हमने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को पढ़ा और एमटीपी 2 में भी इसका क्वेश्चन आया। तो अब मान के चलो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मॉनिटरिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड एडजस्टिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स अकॉर्डिंगली डेमोन्स्ट्रेट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू एंटिसिपेट एंड मीट कस्टमर नीड्स। ठीक है जी, तो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि मॉनिटरिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ऑन द अदर हैंड मेंटेनिंग अ फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन द डिमांड रिफ्लेक्ट्स अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। द कॉम्बिनेशन अलाउज रिटेल चेन टू बी बोथ एंटिसिपेट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रिएक्ट इफेक्टिवली टू इमीडिएट मार्केट चेंजेस, मेकिंग इट स्ट्रेटजी partly proactive and partly reactive. This dual strategy of proactively trend monitoring and reactive supply chain flexibility enables the retail chain to anticipate market shifts and adapt to them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction. चलिए next question. A Mumbai-based conglomerate PQR Limited has announced a major restructuring of its business operations. ठीक है, the company has decided to split its business into 4 separate units: manufacturing, रिटेल, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। एक मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है, एक मान लीजिए रिलायंस है। रिलायंस ने कहा कि अब हम अपनी 4 जो सेपरेट यूनिट्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे अपना बिजनेस। पहला होगा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होगा रिटेल, तीसरा होगा सर्विसेज एंड चौथा होगा टेक्नोलॉजी। Each unit will operate as a separate business with delegated responsibility for day-to-day operations and strategy to the respective unit managers. तो उसने बोला कि हम इनको अलग अलग बिजनेसेस में सेपरेट कर देंगे, डे टू डे ऑपरेशंस को डेलीगेट कर देंगे और जो उसका मैनेजर होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा हर बिजनेस यूनिट की। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हमने चैप्टर 5 के अंदर डिटेल में यूट्यूब पे मेरी वीडियो डली हुई है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके अंदर ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि हर बिजनेस को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, हर बिजनेस को हमने अलग अलग बिजनेस की तरह ट्रीट किया, तो अब ये आएगा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। हमने इसके एसबीयूज बना दिए, अलग अलग पूरे बिजनेस के हमने 4 एसबीयूज बना दिए। डिस्कस एनी 4 एट्रीब्यूट्स। भाई कम से कम 8 से 10 स्टडी मैट के अंदर दिए हुए हैं, तो इसमें बोला हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स बता दो जिसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आपने आइडेंटिफाई किया उसके 4 बेनिफिट्स या एट्रीब्यूट्स बता दो। तो पहला 1 नंबर तो आपका हो गया जब आपने बोला कि ये एबीसी लिमिटेड ने स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यूज़ किया। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहली बात ये कि साइंटिफिक वे होता है कि भाई जो भी रिलेटेड बिजनेसेस है उसको एक अम्ब्रेला के अंडर डाल दो। दूसरा, इसको ये यूज़ करने से आप जो रिलेटेड बिजनेसेस है उसकी एक ही तरीके की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उनका एक ही तरीके से उनकी सारी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो ताकि जो आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के बिजनेसेस के लिए ही बने।
ठीक है ना। आपकी जो मैनेजमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए। तो आपके लिए ईजी होगा उस चीज़ को एनालाइज करना हर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। PQR Limited has planned to implement a strategic business unit structure. Very large organization, particularly those running into several products or operating at distant geographical locations, are extremely diverse in terms of environmental factors, can be better managed, creating strategic business units. तो अब इसके क्या benefits और इसके attributes पढ़ लेते हैं। पहला क्या है भाई, it is a scientific method of grouping the business of multi-business corporation which helps the firm in strategic planning. It is an improvement over the territorial grouping of business. ठीक है ना। पहले के लोग क्या करते थे, मान लीजिए मेरा 10 स्टेट्स में बिजनेस है तो मैंने हर स्टेट के बिजनेस के लिए अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया और भाई मैंने अपना बिजनेस इस तरीके से ज्योग्राफी के बेसिस पे, टेरिटरी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। उससे प्रॉब्लम्स क्या होती थी, एक स्टेट में आपका माल किसी प्राइस पे बिकता था, दूसरे स्टेट पे किसी प्राइस पे बिकता था, क्योंकि वहाँ के हर के मैनेजर अलग थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो 10 स्टेट में बिकते हैं, उस प्रोडक्ट का एक मैनेजर बना दिया, दूसरे प्रोडक्ट का दूसरा मैनेजर बना दिया। उससे क्या हुआ, हर स्टेट के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेम प्राइस पे सेम स्ट्रैटेजी से बिकने लगा। ठीक है, तो ये एक इम्प्रूव एसबीयू क्या होता है, एक इम्प्रूवमेंट होता है ओवर टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ एसबीयू इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स बिजनेस विद इन द एसबीयू रिसीव सेम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट। तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, वो सेम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉलो करते हैं। ईच एसबीयू हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हर एसबीयू का अपना कॉम्पिटिटर होता है। जो सीईओ होता है एसबीयू का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस। Products, businesses that are related from the standpoint of view of function are assembled together at a distinct SBU. Unrelated products in any group are separated into separate SBUs. Grouping the business on SBU lines help in strategic planning by removing the weakness and confusion. Each SBU has a separate business and will distinct from another basis of mission, objectives and etc. देखो भाई ये 8-10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट आप मान के चलो जो कोर पॉइंट्स है वो 3-4 ही हैं। ठीक है ना, तो इसमें से जो आपको लगे कि भाई बाकी तो मेरे को काफ़ी सारे, तो देखो रिपीटिशन भी है इसके अंदर, बस लैंग्वेज चेंज करी हुई है, तो आप 4 पॉइंट्स कोई भी इसमें से लिख सकते हो, आपको ऐसे पूरे 5 नंबर दे देगा। 1 नंबर एसबीयू डिफाइन करने के कि एसबीयू हमने पता लगा लिया, एसबीयू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और दूसरे 4 आपने पॉइंट्स लिखने हैं। चलिए, अब ग्रीन थ्रिफ्ट इनकॉर्पोरेशन, अ सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर, is experiencing a surge in popularity due to growing awareness of environmental issues among customers. Very good. Green Thrift Incorporation एक सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना, आप नया नया कपड़ा खरीदी जा रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे हार्म होता है। तो वो कंपनी क्या कर रही है, वो सेकेंड हैंड कपड़े बेच रही है, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। A major concern for Green Thrift Incorporation is the emergence of new sustainable fashion brands in the market. अब नई फैशन ब्रांड्स आ गई है जो क्या कर रही हैं, वो रिसाइकल्ड मटेरियल से, एक एथिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से नया वही कपड़ा बना रही है। ठीक है ना, तो बात तो एक ही हो गई, वो सेकेंड हैंड कपड़े बेच रहा था, ये रिसाइकिल करके कपड़ा बना रही है, तो ऑलमोस्ट दोनों के जो रिलेशन है वो सेम हो गया। बट इसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अब एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ विच पोर्टर्स कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। तो भाई देखो अब क्या हो रहा है कि नए नए एंट्रेंट्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं जो इसी टाइप का सिमिलर बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बट सिमिलर बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब कंपनी को डर लग रहा है कि यार मेरा प्रोडक्ट पता नहीं कल को बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो ये पोर्टर की कौन सी 5 फोर्सेस में आता है, पोर्टर की 5 फोर्सेस हमें हेल्प करती थी ना कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करने में कि इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिशन है। तो इसका जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है ना, कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स फॉल अंडर द थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, क्योंकि नए नए एंट्रेंट मार्केट में अब आ रहे हैं। Category of Porter 5 forces model of competition analysis. These new entrants pose a threat to existing sustainable clothing retailers like Green Thrift Incorporation by increasing competition and potentially eroding the market share. चलिए क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। Each organization must build its competitive advantage keeping in mind the business warfare.
भाई हर बिजनेस को अपनी एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं है तो जो बिजनेस के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको एक यूनिक आप लग नहीं पाओगे, तो आपको निकाल देंगे बिजनेस से। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। भाई आप इसके अंदर आपका सिंपल चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें बताने हैं। सबसे पहला बेनिफिट इन्होंने ही बताया हुआ है कि इट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड क्या होता है, ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। एक ये हमारे कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हमें काम करता है अगेंस्ट द पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव देन द रिएक्टिव। ठीक है, फर्स्ट बेनिफिट तो ये है, हमें हेल्प करता है कि हम प्रोएक्टिव रह सके रिएक्टिव की बजाय। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रूशियल पॉइंट व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। लास्ट, it facilitates to prepare the organization to face the future and act as pathfinder to various business opportunities। तो इसके अपन मेन कीवर्ड्स को मार्क कर लेते हैं। ये pathfinder, it is a framework, it provides better guidance, it helps to be more proactive rather than reactive, it serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls। Over a period of time, strategic management helps organization to evolve certain core competencies and competitive advantage that assist in fighting for survival and growth। जो फिफ्थ पॉइंट है उसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बना है। चलिए बी पार्ट पढ़ते हैं। एक रीशफल कॉरपोरेशन है, वो एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है ऑफिस फर्नीचर को। ठीक है, दे ऑफर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेस्क एंड चेयर्स टू कैबिनेट्स एंड शेल्फ्स। Recently, the company has been facing increased competition from online retailers offering similar products। तो अब भाई बहुत सारा competition ऑनलाइन से आ रहे हैं इनको, जो इन्हीं के तरीके का प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रही है। तो एनालाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट इन द फर्नीचर इंडस्ट्री, डिस्कस हाउ रीशफल कॉर्पोरेशन कैन डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। तो ये आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपको बताया गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। तो हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। या तो हम उसके अंदर कोई डिज़ाइन चेंज कर देंगे, ठीक है, या हम अपनी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी कर देंगे, या फिर हम उसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत लो या बहुत हाई रखेंगे। लो का मतलब है कि जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो हमारा प्राइस मैच ना कर पाएँ, और हाई मतलब हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना दिया है जिसकी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसकी प्राइसिंग हाई रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हम अपने आप का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहला टेंजिबल और इंटेंजिबल एस्पेक्ट। टेंजिबल एस्पेक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी बनाओ, मटेरियल्स और इनोवेटिव डिज़ाइन लाओ। और आपका इंटेंजिबल क्या है, कस्टमर सर्विस अच्छी करो और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन पे काम करो। देन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, while market prices are often dictated by competition, Reshuffle Corp can work on cost optimization to maintain profitability। प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट ट्रेंड्स, रीशफल कैन इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट डिलीवर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू देयर टारगेट कस्टमर्स। ठीक है जी। प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच, रीशफल कॉर्पोरेशन शुड कीप देयर प्रोडक्ट्स एट द सेंटर ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज, ensuring that all business processes from production to sales and marketing are aligned to meet customer नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच रखो कि प्रोडक्ट आपको अच्छा करना है, उसी के बेसिस पे आपके जितने भी ऑपरेशंस है वो सारे आपके अलाइंड होने चाहिए। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को दिमाग में रखो कि आपका प्रोडक्ट कौन सी लाइफ साइकिल पे काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर लेना, क्योंकि आपको इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली स्टडी मैट में नहीं मिलेगा। तो आप एग्जाम से पहले अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछ लेता है तो आप इसको एक बार पढ़ लो, ताकि इन्हीं के बेसिस पे अपना आंसर बना सको। चलिए, Easy Life Corporation, a leading manufacturer of consumer electronics, is considering launching a new line of smart home devices. As a strategic manager, conduct a SWOT analysis for Easy Life Corporation to assess feasibility and potential success in this new venture। तो भाई हमें एक SWOT analysis करना है। एक न्यू लाइन ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस की एक कंपनी है जो कि एक न्यू लाइन ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस बना रही है, उसका हमें SWOT एनालिसिस करना है। इसका क्वेश्चन हमने कई बार क्वेश्चन 1 के अंदर जब मैंने आपसे क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया था, तो इसके अंदर है कि भाई स्ट्रेंथ्स क्या, कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकते हैं कि वो अपनी रेपुटेशन को, ब्रांड रेपुटेशन को बहुत हाई करें, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा बनाएं, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च पे अच्छे से रखें,
वीकनेसेस क्या हो सकती है, उसका लिमिटेड अभी एक्सपीरियंस है इस लाइन के अंदर, पोटेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं एक न्यू प्रोडक्ट को ऑफर करने में लोगों को, और लैक ऑफ इस्टेब्लिश कस्टमर बेस, अभी उसका इस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बेस पहले से तैयार नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है स्मार्ट होम डिवाइसेस की, पार्टनरिंग, वो एग्जिस्टिंग स्मार्ट होम डिवाइसेस जो बेच रहे हैं उनके साथ पहले से पार्टनर कर सकती है, रिटेल प्लेटफॉर्म्स पे पार्टनरशिप कर सकती है और ऑनलाइन भी कर सकती है, और पोटेंशियल टू लेवरेज ब्रांड लॉयल्टी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो पहले से वो सामान बेच रही है उसके जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको वो अपना ये वाला प्रोडक्ट भी बेच सकती है। थ्रेट्स क्या है कि बाहर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है एस्टैब्लिश प्लेयर से, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है जिसकी वजह से उसको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के लिए, और पोटेंशियल फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन कनेक्टेड डिवाइसेस, हो सकता है कि वो कुछ डिवाइस जो बेचे उसके अंदर कुछ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो जाए। तो ये आपका स्वॉट एनालिसिस है, इसके अंदर 2-2, 3-3 पॉइंट्स आप हर स्ट्रेंथ्स के, वीकनेसेस के, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के याद कर लो। हर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये ऐसे मतलब 2-3 अटेम्प्ट्स के अंदर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर देता है कि आप किसी भी एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसका स्वॉट एनालिसिस बताओ, और ऑलमोस्ट आप मान के चलो सबका स्वॉट एनालिसिस में आंसर सेम ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। Explain the concept of forward and backward linkages between strategy formulation and implementation in strategic management using relevant examples. How do these linkages impact the overall strategic decision making process of an organization? तो भाई देखो ये कह रहे हैं आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का कॉन्सेप्ट बताना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजी, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो देखो फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होता था, जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं यानी कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, बट जैसे ही हमने स्ट्रैटेजी बनाई होगी उस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से हमें इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। और बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होता है कि अगर हमने पहले से कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, ठीक है, और हमने जब उसको इम्प्लीमेंट किया था तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से अब जब हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमने जो पहले स्ट्रैटेजी बनाई थी ना उसमें ये दिक्कतें आई थी, तो इस पर स्ट्रैटेजी बनाते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमें आगे उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत ना हो, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस। तो एक बार पढ़ लेते हैं। फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ऑन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का इम्पैक्ट जब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन पे होता है तो उसको फॉरवर्ड लिंकेजेस कहते हैं, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन पे होता है तो उसको बैकवर्ड लिंकेजेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ़ अ कंपनी डिसाइड्स टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट लाइन टू टारगेट अ न्यू सेगमेंट, अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि एक नई प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करेंगे ताकि एक नया मार्केट सेगमेंट को हम टारगेट कर सकें, तो उसके इस डिसीजन की वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना पड़ेगा, रिसोर्सेज एलोकेशन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, और हो सकता है लीडरशिप स्टाइल में भी कुछ चेंज करना पड़े, इसलिए हम इसको कहेंगे फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है, refer to the impact of implementation on strategy formulation. As an organization implements a strategy, it gains valuable insights and feedback from the implementation process. So this feedback can influence future strategic decisions. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ कंपनी फेसेस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और डिस्कवर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी, इट मे नीड टू रीवैल्यूएट इट्स स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। बस इतना ही लिख दोगे, आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। डिफाइन स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। ये आपका MTPP 1 के अंदर भी स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर का क्वेश्चन आया था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स बताओ। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। तो भाई स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं, वो हमें डिफाइन करने में कि हमें गोल हम अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, कितना हमारा गोल अचीव हुआ, हमें डिफाइन करते हैं कि हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट देते हैं कि हम सही से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, जैसे फाइनेंशियल होता है, जैसे इकोनॉमिकल होता है, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, एनवायरमेंटल मेजर होता है। फाइनेंशियल के अंदर आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपकी सेल्स कितनी हो रही है, कस्टमर के अंदर आपकी कस्टमर लॉयल्टी कितनी है, कस्टमर रिपीटिशन रेट कितना है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स are metrics used by organization to evaluate and track the effectiveness of their strategies in achieving strategic goals and objectives. तो भाई हमें हेल्प करते हैं स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स टू इवेल्युएट
एंड टू ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रैटेजीज विच वी हैव ऑलरेडी मेड। ठीक है ना, कि हम वो एफिशिएंटली कंपनी उन स्ट्रैटेजीज की वजह से परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही। SPM provides a framework for measuring the performance of key areas critical to the success of the organization strategy। अब डिफरेंट टाइप्स के कौन से होते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मेजर्स वो क्या होता है, रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, जो कि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताने में हेल्प करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स क्या होते हैं, जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर रॉयल्टी हमें बताते हैं। मार्केट मेजर्स क्या होते हैं, मार्केट शेयर कितना हमारा, कस्टमर एक्विजिशन कितनी है, कस्टमर रेफरेंस कितना हुआ, जो कि हमें बताते हैं कि हम मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस हमारी कैसी है मार्केट प्लेस में। एम्प्लॉय मेजर्स क्या होते हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कितना चल रहा है, जो हमें बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से रिटेन्ड है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, और हम एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहे हैं। इनोवेशन मेजर्स होता है कि हमने R&D पे कितना स्पेंड किया, हमें पेटेंट्स कितने मिले, हमने न्यू प्रोडक्ट कितने लॉन्च करे। और एनवायरमेंटल मेजर्स होते हैं जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन कितनी हुई, वेस्ट रिडक्शन कितना हुआ, और कार्बन एमिशन हमने कितना इस बार प्रोड्यूस किया या हमने कितना कम किया, ताकि हमें पता चले कि कंपनी एनवायरनमेंट और उसको एनवायरनमेंट एफर्ट्स पे कितना काम करी और हम सस्टेनेबली कितना ऑपरेट कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टारटेक सॉल्यूशंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म operates in a highly competitive industry. Despite the fierce competition in the aerospace sector, StarTech has carved out a niche for itself by focusing on serving unique high-end clients. Unlike its competitors, StarTech has chosen not to diversify its target market and instead specializes in providing cutting-edge solution to the niche market. देखो इसके अंदर ना कुछ वर्ड्स आप याद कर लो, नीश मार्केट बोला गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड, तो भाई हमें स्ट्रैटेजी बतानी है कि कौन सी इसने अडॉप्ट करा है, प्लस उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स मार्क करवाता हूँ। सबसे पहले इसने बोला था कि आपकी जो है ये नीश मार्केट है। दूसरा बोला इसने फोकसिंग ऑन सर्विंग यूनिक एंड हाई एंड क्लाइंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अनलाइक इट्स कॉम्पिटिटर हैज चूजन टू नॉट टू डाइवर्सिफाई इन टारगेट मार्केट। तो भाई अब वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रही है, तो वो फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। उसका जो नीश मार्केट है, एकदम छोटी मार्केट को वो टारगेट कर रही है और वो एकदम फोकस है, और अपनी जो सर्विसेज है उसकी वो डिफरेंशिएटेड सर्विसेज है। ऐसा नहीं है कि वो सारी सर्विसेज जो है वो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, उसकी जो सर्विसेज है वो उन्हीं छोटी मार्केट के लिए बनी है ताकि वो उनको अच्छे से इंजॉय कर सके। तो हो गई फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, पहली चीज़ तो ये स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी होती है, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं अभी कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको इतनी स्पेशलाइज सर्विस दी जाती है इस टाइप की स्ट्रैटेजी में कि वो आपके फ़ैन हो जाते हैं। हाई प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है तो इसके अंदर आप जो मन चाहो वो रेट चार्ज करते हो। देन रेड्यूस कॉम्पिटिशन, जैसा मैंने बताया कॉम्पिटिशन है ही नहीं। एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन, आप सिर्फ और सिर्फ जब इसी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, इतने छोटे से एक कस्टमर बेस को टारगेट कर रहे हो, तो आप अपनी सारी रिसोर्सेज जब इतने छोटे से प्रोजेक्ट पे लगाओगे तो ऑफकोर्स आपकी ज़्यादा अच्छी रिसोर्स एलोकेशन होगी वहाँ पे। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि जिसका लिमिटेड होता है मार्केट साइज, ठीक है ना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जिसको टैम बोलते हैं आजकल, वो कहते हैं कि बहुत ही छोटा है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने के चांसेस कम है। रिस्क ऑफ मार्केट चेंजेस, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इसका टाइम इतना छोटा है कि मार्केट चेंज हो जाए और आपका ये टाइम बिल्कुल ही खत्म हो जाए। देन हायर कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि आप स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। एंड इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स, जैसे ही कॉम्पिटिटर्स को पता चलेगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है इस धंधे के अंदर, वो भी आपका जैसा धंधा लॉन्च कर देंगे। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। Then strategic alliances are performed if they provide an advantage to all parties in the alliance. Do you agree? Explain in brief एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रैटेजिक अलाइंस। तो यार ये बात तो सच्ची है कि कोई स्ट्रैटेजिक अलाइंस क्यों बनाएगा, वो तभी बनाएगा जब उसको दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ बेनिफिट दिख रहा हो। एक पार्टी को बेनिफिट दिख रहा हो, एक पार्टी को ना दिख रहा हो, तो कभी वो दोनों मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये बिल्कुल सही है। देन उसके एडवांटेजेस बताने हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं आपके कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ठीक है ना। पॉलिटिकल जैसे कि भाई बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस से मिलती हैं, अडानी से मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, उनको ईजी एक्सेस मिल जाए इंडिया में काम करने का, उनको ज़्यादा कंप्लाइंसेस के चक्रों में ना पड़ना पड़े। फाइनेंशियल क्या होता है कि भाई आप कुछ ना कुछ
एक सिनर्जीज ला रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो आपको बेनिफिट मिलेगा स्ट्रैटेजिक अलायंस का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल में आपको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी वजह से आपका बेनिफिट होगा एक दूसरे का। तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। Organizational strategic alliances may be formed to learn necessary skills and obtain certain capabilities from the strategic partner, जैसे हीरो होंडा ने किया, मारुति सुजुकी ने किया। Strategic partners may also help to enhance productivity, capacity, provide a distribution system, एक distribution system दे सकते हैं, and extend supply chain। इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है, वो आपको हेल्प करता है ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने में। ठीक है ना, दो बहुत बड़ी कंपनी अगर मिल जाएगी तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे वोडाफोन आइडिया मिले थे। ठीक है, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। स्ट्रैटेजिक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन टू कॉपरेट इंस्टेड ऑफ कम्पीट अलायंसेज, जैसे वोडाफोन आइडिया भी एक दूसरे से कम्पीट करते, प्राइस वॉर करते, उसका क्या फ़ायदा होता, तो वो मिल गए और उन्होंने अपने आप को कॉम्पिटिशन से बाहर निकालने की कोशिश करी। वो बात अलग है कि मार्केट में पहले से एयरटेल और जियो ने इतना कॉम्पिटिशन कर रखा था कि उनका मिलके भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं। Strategic alliances may also be useful to create a competitive advantage by pooling of resources and skills. And political, sometimes there is need to form a strategic alliance with a local foreign business to gain entry in the foreign market because of local prejudices and legal barriers to the entry. तो यहाँ पे आपका होता है MTP2 ख़त्म। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको MTP2 समझाया, डिस्कस किया। और अगर आपको ये इस फॉर्म में आपको MTP चाहिए जिसमें क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ये MTP डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो ICAI वाले MTPs है उसके अंदर क्वेश्चन अलग पे मिलते हैं और आंसर्स अलग जगह पे मिलते हैं, तो उसको रिवाइज करने में दिक्कत होती है। बट अगर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है MTP, तो आप वहाँ से भी वो कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय।